हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना डे 4 का टास्क डीपीपी नंबर 4। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपने डीपीपी नंबर 4 की सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अच्छा, जब आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आया होगा क्या क्वालिटी प्रॉब्लम्स, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं जो आपके दिमाग को अंदर तक खोल के रख दें। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी आसान सी है, कुछ प्रॉब्लम बहुत अच्छी है ना। ना तो सभी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं इसको ना। ठीक है, तो डीपीपी 4 का जो फॉर्मेट रहा है क्या है, इसमें 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स, नहीं 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, आपको मालूम ही है ना। और 4 हमारे पास में न्यूमेरिकल टाइप और प्रॉब्लम्स है, इंटीजर हो गया या फिर डेसिमल टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई। ना तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बातें नहीं करते बहुत ज्यादा, और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ए एन और बी एन आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास दे रखी है। ठीक है, देयर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना दे रखा है, ए एन बी एन दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या आपको समझ में आया कि पहली बात तो हमारे पास में क्या है, दो एपी चल रही है, एक एपी 1 है और एक एपी 2 है। ठीक है, तो ये एक एपी आ गया, मान लो ये एक एपी ले लेते हैं, इसे कुछ टर्म्स ले लेंगे, दूसरा एपी हमने ये ले लिया। इसके सम ऑफ एन टर्म्स ए एन दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स इस एपी का कितना दे रखा है, बी एन दे रखा है रेस्पेक्टिवली। साथ में हमारे पास क्या रिलेशन दे रखा है कि जो ए एन अपॉन बी एन है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी कितना दे रखा है, एन माइनस वन अपॉन टू एन गिवन है। देन आपसे पूछा हुआ वैल्यू ऑफ दिस कितना होगा ना, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो कि फर्स्ट एपी है, तो देखो फर्स्ट एपी में कुछ एक पॉइंट तो आप यहाँ समझो, ये प्रॉब्लम आसान था ना, ये सॉल्व हो जाना चाहिए सभी बच्चों से। तो n का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ a1 आया, अपॉन में यहाँ कितना आया, b1 आया, दैट इक्वल्स टू 0 आया, दैट इक्वल्स टू कितना है, a1 बराबर 0 आया। अच्छा, a1 बराबर 0 आया तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट एपी है उसको फर्स्ट टर्म का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 0 है। ठीक है, ये बात हमें मालूम चल गया यहाँ से ना। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो d1 है, तो इसके टर्म्स आ जाएंगे d1 2 d1 करके ऐसे लिख सकते हैं। एसीपी का हमें नहीं मालूम, तो टर्म्स क्या है, मान लो इसका फर्स्ट टर्म a1 a ले लेते हैं या a2 ले लेता हूँ, और इसका कॉमन डिफरेंस हम d2 ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हमने d2 ले लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो कितना आ जाएगा, n माइनस वन, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला सभी को पता है अच्छे ढंग से, कितना आता है, n बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू आ गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d1, अपॉन में कितना लिखा हमने, n बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स यहां से लिखा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है इसका, a2 मान रखा है हमने। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो n माइनस वन है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d2 है। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास, n माइनस वन अपॉन में 2n दे रखा है। अच्छा, आगे देखो एक और पॉइंट क्या दे रखा है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n के हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है ना। एक काम में लेंगे पॉइंट, यहाँ से ही कैंसिल हो गया, एक बात तो आपको ये समझ में आई। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2n को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2n इंटू में कितना आ जाएगा, n माइनस वन इंटू d1 आ गया। ठीक है, एक बात तो हमें यहाँ मालूम चला। दूसरा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू a2 हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए, तो n माइनस वन अपॉइंट टू एन हमने यहाँ लिखा हुआ है, सही है ना। ना अब एक काम करते हैं आगे, n की टर्म और n स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिखते हैं ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2n स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, d1 यहाँ से आया, माइनस को 2n d1 यहाँ से आया। ठीक है, तो 2n a2 यहाँ से आ रहा है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a2 यहाँ से आया। अच्छा, n स्क्वायर का टर्म अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो n स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस ऑफ 2n यहाँ से आएगा, प्लस वन, मतलब इसकी स्क्वायरिंग को ओपन कर दिया और d2 बराबर 0 लिखा। ठीक है, एक बात तो मैं ये समझ में आया यहाँ से, है ना। अब मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो n स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिखा, n स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिखा तो कितना आ जाएगा, 2d1 आ जाएगा। n स्क्वायर का टर्म यहाँ से 2d1 आ रहा है, n स्क्वायर का टर्म यहाँ से आ रहा है एक, प्लस का d2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद समझते हैं, n की टर्म्स लिखते हैं, तो n का टर्म एक यहाँ आ रहा है, येलो कलर से दिखाते हैं, n का एक टर्म ये आ गया, n का एक टर्म इधर आ गया,
अच्छा यहाँ पे गलती कर दी है ना, ये बराबर लिखा हुआ है तो जब एन स्क्वायर की टर्म जाएगी ना एन स्क्वायर डी टू, तो यहाँ माइनस का आएगा ना, माइनस का ध्यान रखना है ना। एन की टर्म यहाँ भी आ रही है, एन की टर्म यहाँ भी आ रही है, तो एन की टर्म्स को सभी को एक साइड लेके आ रहे हैं, तो माइनस ऑफ टू एन डी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ मैं, टू एन डी हमने यहाँ पे लिखा, माइनस ऑफ टू एन ए टू हमने यहाँ से लिखा, और यहाँ पे एन का टर्म आ रहा है तो ये इधर जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा, टू एन टू आ जाएगा, टू एन डी टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने यहाँ पे लिख लिया ना। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके आते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ ए टू तो यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर ले गए प्लस का आ गया, और यहाँ से जब जाएगा तो प्लस का डी टू आ रहा है तो ये जाएगा माइनस ऑफ डी टू बराबर जीरो आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से है। यहाँ से अगर समझे तो टू टाइम्स ऑफ डी वन माइनस ऑफ डी टू तो मैंने यहाँ से लिखा ना, टू एन ही कॉमन आ रहा है तो टू एन ही कॉमन ले लेते हैं, तो डी वन यहाँ से बचा, प्लस का ए टू यहाँ से बचा, और माइनस ऑफ डी टू यहाँ से बचा। ठीक है, प्लस टू टाइम्स ऑफ ए टू माइनस ऑफ डी टू बराबर जीरो आया। अब देखो पॉइंट क्या बात ध्यान रखना था, ये इट इज वैलिड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन, मतलब एन के हर एक वैल्यू के लिए ये वैलिड है। तो इस मीन की ये क्या होना चाहिए, एन में एक आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर एन में आइडेंटिटी है तो इसका मतलब टू डी वन माइनस डी टू बराबर जीरो, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या मालूम चला, डी वन माइनस डी टू प्लस का ए टू, ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा, ये ए टू लिखा हुआ है। और साथ में मुझे क्या मालूम चला, टू टाइम्स ऑफ ए टू माइनस ऑफ डी टू बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें मालूम चल गए यहाँ से। अब अपना एक काम करते हैं, डी टू की वैल्यू अपना इस तरह से कुछ रिजल्ट आ गया, चलो डी टू आ गया हमारे पास, टू टाइम्स ऑफ डी वन आया। ठीक है, डी टू का वैल्यू चलो अपने यहाँ पुट कर देते हैं, टू टाइम्स ऑफ डी वन यहाँ पुट किया, तो माइनस का ये बनेगा डी वन बना जब पुट करने के बाद में, प्लस का ए टू यहाँ पर आ रहा है बराबर जीरो आया, तो ए टू बराबर कितना आया, ये आ गया हमारे पास में डी वन आया। ठीक है, और यहां से अगर मैं टू टाइम्स ऑफ ए टू लिखूं बराबर कितना है, डी टू आ गया, डी टू का वैल्यू कितना आ रहा है, टू टाइम्स ऑफ डी वन आ रहा है, टू से टू कट गया तो ए टू बराबर कितना आया, डी वन आया, मतलब ए टू बराबर कितना आ गया हमारे पास, डी वन आया। ठीक है, ये टर्म्स आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ कंडीशंस आई, चलो ठीक है प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक, अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी मैंने, यहाँ पे क्या किया, इसका ए टू मान लिया था, ए टू की जगह इसको अल्फा टू मान लेते हैं ना, जहाँ पे जितना भी सब कुछ किया वो अल्फा टू मानते हैं, क्योंकि ए वन ए टू ए थ्री तो इसलिए यूज में नहीं रखे हैं ना। तो एक बार अब मैं काम करता हूँ, जो रिजल्ट हमारे पास में आया उन सभी रिजल्ट्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमने क्या किया, बस ए टू की जगह अल्फा टू लिखना है, तो यहाँ अल्फा टू आ जाएगा, यहाँ भी अल्फा टू आ जाएगा। ठीक है, अल्फा टू बराबर डी वन, अल्फा टू बराबर डी वन जो आई रहा है ना। और क्या क्या रिजल्ट आया हमारे पास, कुछ कुछ रिजल्ट दिया है, एक तो अल्फा टू का वैल्यू आ गया डी वन आया, एंड एक आया हमारे पास डी टू बराबर आया टू टाइम्स ऑफ डी वन आया, ये रिजल्ट आ रहा है ना। तो अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना आएगा, तो क्या लिखा हुआ, ए थ्री प्लस का ए फाइव प्लस का ए सेवन अपॉन में लिखा हुआ है थ्री टाइम्स ऑफ बी थ्री प्लस का बी नाइन प्लस टाइम्स ऑफ ए फोर यहाँ से आ जाएगा, ए टेन यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में टू टाइम्स ऑफ बी टू प्लस बी टेन। ठीक है, ये आएगा ना। अब इसको आगे मुझे सिंप्लीफाई करना है, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये एपी लिखा हुआ है ना, ए थ्री ए फाइव करके, तो ये एक एपी है, फर्स्ट एपी है ना, इसका फर्स्ट टर्म ए वन ए टू ए थ्री ऐसे चल रहा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस डी वन माना था, इसका कॉमन डिफरेंस हमने डी टू माना है। तो ए थ्री को जब आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, जीरो प्लस टू टाइम्स ऑफ डी वन लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखूंगा तो जीरो प्लस फोर टाइम्स ऑफ डी वन आ जाएगा, प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, जीरो प्लस सिक्स इंटू डी वन, ये लिखा हमने, कहीं कोई समस्या नहीं, थ्री है ना। अब बी थ्री को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, उसका फर्स्ट टर्म तो हमने क्या माना है वो अल्फा टू, प्लस का टू टाइम्स ऑफ डी वन, ये आ जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, अल्फा टू है, और ये कितना आ जाएगा, एट डी आ जाएगा, एक कम आ जाएगा है ना, और एक डी टू आएगा, सॉरी ये आया। ए फोर की बात करें तो जीरो प्लस थ्री टाइम्स ऑफ डी वन आ जाएगा। ए टेन की बात करें तो जीरो प्लस नाइन डी वन आ जाएगा, अपॉन में। अच्छा एक और पॉइंट ये था कि सब दोनों बराबर ही आने थे ना, बी टू और बी टेन, ये बी ट्वेल्व लिखा हुआ सम है ना, 7 8 12 15। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अंतर था, चलो कोई बात नहीं ना।
अब अच्छा इसको भी चलो लिख दिया तो हमने, यहाँ लिख देते हैं b2 को। अब मैं कितना लिखूंगा फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में अल्फा आ जाएगा, अल्फा 2 नाम दे रखा है ना, चलो ठीक है, सिमेट्रिक के तौर पे अल्फा 2 है ना, ये नाम दे दिया हमने, प्लस साइन ऑफ d2, कॉमन डिफरेंस आ गया, प्लस साइन b2 की बात करें तो अल्फा 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d2 आ जाएगा। यहाँ तक आ गया है ना। नाउ अब पॉइंट को समझते हैं। देखो 2d1 यहाँ पर लिखा हुआ, 4d1 यहाँ लिखा हुआ, 6 यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 12d1 आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। 3 यहाँ पर है, अल्फा 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से कितना बन जाएगा 10 टाइम्स ऑफ d2 बन जाएगा, प्लस साइन, यहाँ से ऊपर से कितना आ जाएगा 12d1 यहाँ से आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 प्लस का 10d2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट समझते हैं ना, पहले तो ये कॉमन ही ले लेते हैं। तो कॉमन हमने लिया इस हिस्से को, 12d1 भी कॉमन आ रहा है, 2 अल्फा 2 प्लस का 10d2 ये कॉमन ही आ गया, ठीक है। तो यहां से बचा 1/3 और यहां से बचा 1/2 और यहां आ गया ब्रैकेट, ठीक है। अब ना वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा 2 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था d1 आया, और d2 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ d1 आ रहा है, ठीक है। तो सबको d1 में कन्वर्ट करते हैं, तो 12d1 तो हमने यहाँ लिखा, अल्फा 2 का वैल्यू आ रहा है d1, यहाँ लिखता हूँ मैं d1, d2 का वैल्यू कितना आया 2 टाइम्स ऑफ d1 आया, तो 20d1 यहाँ से आया, 2d1 यहाँ से हुआ, तो दैट इज कितना बन गया 22d1, और ये कितना लिखा हुआ 3 प्लस तो 5/6 लिखा हुआ है, 6 यहाँ से आया तो d1 से d1 कैंसिल हो गया, 6 से अगर ये कैंसिल करें तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स, तो हमारे पास में कितना आ रहा है तो 5/11 आया, दैट इज आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व करने पर तो कितना आंसर आ रहा है 5/11, ऑप्शन डी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, तो पहले का सही आंसर है ना। हेलो स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम भी क्या आसान था और लॉजिकल था और ट्रिकी था ना। तो आप अगर इसे प्रॉब्लम्स को देखो, अगर अच्छे ढंग से तैयारी करते हो, बार बार से प्रैक्टिस करते हो, तो नो डाउट आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही एक लेवल पे पहुंच ही जाएगी, ठीक। और जिससे फिर क्या रहेगा, आप एडवांस की जब प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक हैबिचुअल रहोगे कि ऐसी गंदी गंदी प्रॉब्लम्स है, आप बेकार बेकार से प्रॉब्लम्स अपने बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं, ठीक। बढ़िया प्रॉब्लम्स कहेंगे या फिर कैसे भी कुछ भी बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, सब बताओ ना। अब करते हैं हम अगली प्रॉब्लम की बात। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने इसको यहाँ पर लिखा। इफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, हैश एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रूट, इसके कम से कम 2 पॉजिटिव रूट आ रहे हैं, देन थीटा कैसे किसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा पहले सोचो भाई पावर 4 में थीटा भी दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री भी इंसर्ट कर रखा है, पावर 4 भी दे रखा है, तो कैसे करेंगे सॉल्व यार, क्या करना चाहिए इसमें सॉल्व करने में, तो स्टूडेंट समझो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रॉब्लम को आप थोड़ा ध्यान से लिखा करो, यहाँ 4√3 लिखा हुआ है, x की लिखा हुआ है, यहाँ पे 16√3 tan थीटा x ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ इन दोनों टर्म्स को देखें। भाई पावर 4 को सॉल्व करने का कोई खास तरीका तो होता नहीं है, या तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो या फिर एक रूट मालूम चले हमें, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ हिंट हमें दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है कि x⁴ माइनस 16 को तो मैंने एक साथ लिखा, बहुत ध्यान से समझना ना। यहाँ से हमने क्या किया x tan थीटा और 4√3 को कॉमन लिया, 4√3 यहाँ से आया और x tan थीटा यहाँ से कॉमन आया, ठीक है। 4√3 x tan थीटा यहाँ से कॉमन आया, तो यहाँ से तो कितना आ गया x² आ गया, माइनस साइन 4√3 चला गया और x tan थीटा चला गया, माइनस साइन से तो 4√3 चला गया, तो माइनस का 4 बचा, बराबर 0 आया, इतना बचा, तो बहुत सही बचा ना। अब देखो आप इसके फैक्टर्स कर ही सकते हैं, ये इसके फैक्टर कितने आएंगे, x² माइनस का 4 आएगा और x² प्लस का 4 आएगा, माइनस ऑफ 4√3 यहाँ से आ जाएगा और x tan थीटा यहाँ से आ जाएगा, इनटू में कितना है x² माइनस का 4 बराबर 0 आया, ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से अगर देखें तो भाई पूरी इक्वेशन से क्या हो रहा है, x² माइनस 4 तो कॉमन आया, x² प्लस का 4 बच रहा है और यहाँ से कुछ बन रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4√3 x tan थीटा प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात तो आपको समझ में आई। नाउ अब एक काम करते हैं कि यहां से तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा, ये क्या लिख दिया हमने पावर 2 आएगा यहाँ पर, पावर 2
माइनस ऑफ 4√3 एक्स टेन थीटा यहाँ से आया प्लस में 4 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर ये आ गया तो यहाँ से तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रूट चाहिए फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा यहाँ पर आ गया, सॉरी ये एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स हो, एक पॉजिटिव रूट तो निकल गया। अब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो रूट निकलना चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू निकलनी चाहिए वो पॉजिटिव निकलनी चाहिए। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ समझो, अब हम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ चल रहा था ना, तो कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अब क्वाड्रेटिक में एंटर कर गए हम। अब बोला है कि भाई हमें इस क्वाड्रेटिक का, अगर इस इक्वेशन का एटलीस्ट 2 पॉजिटिव रूट हो, इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट तो आ गया था, मतलब इस इक्वेशन का अगर मान लो कम से कम अगर एक पॉजिटिव रूट आ जाए तो बात बन जाएगी, कम से कम 2 पॉजिटिव रूट हो जाएंगे। मतलब ये क्या हुआ, दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, 1 पॉजिटिव रूट। भाई इस इक्वेशन का कम से कम एक पॉजिटिव रूट होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो सारा खेल अब यहां चला गया कि हमारे पास इस इक्वेशन में कम से कम एक पॉजिटिव रूट आए, तो मतलब क्या रहा, 2 केस बन सकते हैं। चलो थोड़ा चेंज करते हैं कि या तो एग्जैक्टली एक पॉजिटिव रूट आए, या फिर अपवर्ड अपॉन क्वाड्रेटिक है, या फिर दोनों ही रूट कैसे हो, पॉजिटिव हो, अल्फा और बीटा। अब समझें केस 1 और केस 2। अगर मान लो कि एग्जैक्टली अगर एक रूट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 0 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये पूरा आपने एफ एक्स माना 0 को छोड़ करके। एफ ऑफ 0 आपने यहां से निकाला 4 लेस देन 0 आ रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 आई, मतलब 4 0 छोटा होगा नहीं, मतलब इसका एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन से तो गलत हो गई, तो मेरे यहां से कोई आंसर नहीं आया। मान लो अगर दोनों ही रूट अगर पॉजिटिव आए, तो दोनों ही रूट अगर पॉजिटिव आए तो क्या कंडीशन आएगी, पहले कंडीशन लिखते हैं कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0 है ना, वो वाली कंडीशंस लगा रहे हैं। माइनस बी अपॉन 2 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a अगर हम लिखें तो माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस की वैल्यू जब पुट कराएंगे तो ये तो बनेगा 4√3 टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2, a का वैल्यू 1 और दैट इज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो टेन थीटा कैसा आ जाएगा, यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये बात मुझे समझ में आई। ठीक है, ये होना चाहिए, और साथ में d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो डी भी मैं यही लिख देता हूँ बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमने लिखा तो ये बना 16 इंटू 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और सी का वैल्यू कितना है, 4 आया, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 4 इंटू 4 तो 16, तो यहाँ से आ गया 16 कैंसिल हो गया। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो थोड़ी जगह और बना देते हैं, मतलब ये लिखा हुआ है 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा के बारे में बात करें तो 1/3 ऐसे कुछ लिख देते हैं। और टेन थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया टेन थीटा कैसा आएगा, या तो -1/√3 से छोटा आएगा, या फिर टेन थीटा कैसा आएगा, प्लस का 1/√3 से बड़ा आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, हमारे पास ये रिजल्ट आए। अच्छा, इसको आप समझ में आया कैसे लिखा है, इक्वल टू का साइन भी आएगा कि मॉड एक्स है ना, मतलब मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस ए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब साथ में क्या है कि तीनों कंडीशंस, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तीनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे फाइनली यहाँ से टेन थीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो भैया टेन थीटा पॉजिटिव तो रहेगा, और साथ में कैसा होना चाहिए, 1/√3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गया। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो भैया अब क्या करेंगे, ओरिजिन यहाँ कहीं है, π/2 का ग्राफ बनाते हैं, 10x का ग्राफ, सॉरी π/2 का ग्राफ नहीं 10x का। ऐसे कुछ आया, हमने एक पीरियड में ग्राफ बना लिया, ये आ गया 1/√3। कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को, हमेशा बाई ग्राफ सॉल्व करते हैं। पहली बात टेन थीटा ग्राफ बनाया, फिर 1/√3 का ग्राफ बनाते हैं, तो ये आ गया 1/√3 का ग्राफ।
अब tan थीटा का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 1/√3 के इक्वल हो या फिर उससे बड़ी ही आए। ठीक है, 1/√3 कहां पर आता है, π/6, 30 डिग्री मतलब π/6। ठीक है, तो मतलब थीटा कैसा होना चाहिए, एक थीटा हमारे पास में होना चाहिए π/6 के इक्वल हो और π/2 से छोटा हो, ये आएगा। ठीक है, तो ये तो एक इंटरवल का सॉल्यूशन आया। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने हैं तो भैया बोथ साइड क्या ऐड कराओगे, n पाई। तो n पाई ऐड कराया तो इधर π/2 आया और इधर π/6 प्लस का n पाई, ये आंसर आएगा हमारे पास फाइनली। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, n पाई प्लस π/6 से चलते हैं, तो n पाई प्लस π/6 या माइनस 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 यही आ रहा है ना, ऑप्शन सी है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छी ढंग से क्लियर हुआ होगा ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। सभी प्रॉब्लम बहुत शानदार शानदार प्रॉब्लम्स हैं। क्यों बच्चों, मजा आया सॉल्व करके, बढ़िया लगा आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत सही है। चलो तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, टाइम का भी ध्यान रखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या देखा है हमने। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी बड़े ही लाजवाब है, मतलब सभी प्रॉब्लम्स बड़ी अच्छी अच्छी हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारी बातें सीखोगे। तो सीखो क्या दे रखा है इस प्रॉब्लम में। कंसीडर ए हाइपरबोला, एक हाइपरबोला कंसीडर करो जिसके फोकस ये दे रखे हैं, ये फोकस है, एक फोकस ये दे रखा है। फोट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है फ्रॉम द फोकस 6,9 अपॉन एनी टेंजेंट टू द पैराबोला इज 5,7। ये फोट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है इस वाले फोकस से। देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज, तो मुझे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। ठीक है, चलो पहले रफ डायग्राम बनाते हैं और कलर भी कुछ इस तरह से लेना शुरू करते हैं, व्हाइट कलर से शुरू करते हैं। हमने क्या किया है, एक पहले हाइपरबोला बनाते हैं। अच्छा, डायग्राम ये हटाते हैं, हाइपरबोला से नॉर्मल ऐसे, ये हाइपरबोला बनाया, ये हाइपरबोला बनाया। ठीक है, ये हमने ऐसे लाइन खींचा। अब इस बात को आप समझाएंगे ना। अब क्या है, पहले तो आप कुछ पॉइंट समझो। पहला पॉइंट तो ये समझो कि ये हाइपरबोला मैंने बनाया ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर आप ये मान लेते हैं तो ये वाला हाइपरबोला यहाँ पे बना रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझो। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है ना, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ। फर्स्ट पॉइंट, एक फोकस हमारे पास में कितना दे रखा है 6,9, तो मैं 6,9 को यहाँ कहीं लिख देता हूँ और यहाँ से हमने लिख लिया -4, -1। दूसरा फोकस ये एस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एस डैश मान लेते हैं। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 6,9 टू टेंजेंट है ना इस पैराबोला 5,7। अच्छा, आप देखो कुछ प्रॉपर्टी सीखो। प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो हाइपरबोला के अंदर अगर आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो भैया ये लाई ऑन, जैसे यहां से आया ये टेंजेंट ऐसे मान लिया, यहाँ कहीं कट कर रहा है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। फोकस से, अब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, बट ध्यान रखना पॉइंट नंबर 1, मतलब एक प्रॉपर्टी इसका मैं यूज होगा कि फोकस से अगर मान लो हम टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो दैट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। वो कहां पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। पहली बात तो अगर आपने यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है तो ये कहां आएगा, ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है, ऐसे इलिप्स के अंदर भी होता है सेम प्रॉपर्टी, और पैराबोला के अंदर क्या होता है प्रॉपर्टी वो भी समझ लो। अगर आपने फोकस से किसी भी टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डाला तो भैया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां लाई करेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर लाई करेगा। मतलब आपको मैंने पैराबोला में बता दिया, एलिप्स एंड हाइपरबोला में सेम आता है कि फोकस से, बार बार बोल रहा हूं मैं ना, क्या बोला मैंने, फोकस से, ठीक है, किसी टेंजेंट पर अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो दैट लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, वो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यहाँ पर ये समझ में आई, सवाल को सॉल्व करने से पहले इस बात को जो मैंने बार बार आपको बोला है ये बात आपको क्लियर हुई। और ये मैंने सर्कल बनाया कुछ इस तरह से ना, डायग्राम को आप बहुत ढंग से समझना ना। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक टेंजेंट कुछ ऐसे बना देता हूं, ये टेंजेंट कुछ ऐसे गई, ये टेंजेंट है। ठीक है, यहां कहीं सेंटर मान लेते हैं। ओके है ना, डायग्राम को बहुत क्लियरली समझना। अब देखो फोकस से, फोकस में यहां ले लेता हूं, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया वो, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने डाला तो ये आ गया। ठीक है, ये फोकस है, इसे कोऑर्डिनेट कितना है 6,9।
ठीक है, तो फोकस से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5,7। अभी तक ग्रीन में ही चलने दिया। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई। पूछना क्या चाह रहा है सवाल में? पूछना ये चाह रहा है कि जो टेंजेंट आपने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। नहीं पता, मान लो इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्टीमेटली मुझे ये फाइंड आउट करना है, अल्फा कॉमा बीटा फाइंड आउट करना है। अब समझो, अच्छा अगर आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो क्या आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो क्या? ठीक, तो सुनिए बात को ध्यान से। तो यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से हमने डाला तो ये टेंजेंट आया है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, सेंटर ये दे रखा है तो ठीक है। देखो एक बात तो हमें मालूम चल गया, ऑक्सिलरी सर्कल के अगर मुझे इक्वेशंस लिखना होगा, सेंटर कितना आ जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल का, तो 6 कॉमा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ना। तो मिड पॉइंट आएगा तो 6 माइनस का 4, तो यहाँ से तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा -1, 9 8 आ गया, 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, दिस इज सेंटर आ गया। ठीक है, 5,7 यहाँ पे लाई कर रहा है तो मतलब ये रेडियस आ जाएगा r। ठीक है, r मालूम चलने का मतलब हुआ कि हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल का जो इक्वेशन है वो कितना आता है स्टैंडर्ड केस में, x² + y² बराबर a²। मतलब जो r होता है वो क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस के बराबर होता है। मतलब उनके पास में एक बात तो चलो मालूम चली, a लेंथ कितना आ जाएगा, a लेंथ ये आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 5 - 1 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, 7 - 4 किया तो कितना आया 3 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, और यहाँ कितना आ गया 25 मतलब 5 आया, इसका रेडियस 5 आ रहा है। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा जो जानकारी हमें मालूम चली वो हमने निकाल लिया। अब देखो पॉइंट क्या है कि मुझे करना क्या है कि हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, सीधी सी बात। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी आप समझो कि हमें एक प्रॉपर्टी ये मालूम होता है कि जैसे मान लो ये हाइपरबोला है, ठीक है, और ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है। अब मान लो कि आपने ऐसे एक टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट क्या है, तो इतना जो पोर्शन आ रहा है दैट इज पोर्शन ऑफ टेंजेंट, मतलब इतना हिस्सा पोर्शन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या करता है, फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। एक प्रॉपर्टी मुझे ये पता है। ठीक है, अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी पता है तो मैं एक काम ये करता हूं कि ये टेंजेंट है हमारे पास में, ठीक, तो मैं एक काम करता हूं कि यहां से डायरेक्ट्रिक्स मान लूं, ये डायरेक्ट्रिक्स है सपोज करो। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स है तो क्या हम इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ, आसानी से लिखी जा सकती है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। कैसे, क्या करना चाहिए, देखो आप समझो अब बात को। ये पोर्शन ऑफ टेंजेंट ये आया, ये आ रहा है हमारे पास पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पहले आपको मैं थीम समझाता हूं ना। इसको अगर मैंने सॉरी ओके बहुत गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है, अब समझो बात को। स्मॉल इरेजर से काम करते हैं, ये वाली लाइन हटाते हैं, स्टॉप से ही जाना चाहिए था। हाँ ठीक है ना, एक काम करते हैं, फोकस यहाँ नहीं, ये भी गड़बड़ है, चलो ठीक है, इसको सुधारते हैं। अब आप समझो बात को, ये जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट है ना, ब्लू कलर से जा रहा हूं मैं ना, यहाँ पे पोर्शन ऑफ टेंजेंट ये है, ये फोकस पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब हमारे पास मुद्दे वाली बात क्या है कि देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना। क्या करना चाहिए हमारे पास में, ये अल्फा कॉमा बीटा मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या क्या लॉजिक जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, तो चलो इस लाइन की इक्वेशन, इसका स्लोप हमें मालूम है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन का स्लोप मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक्सिस का स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना है, 91 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 तो ऊपर आ गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 किया तो 10 आया, मतलब 1 आया। मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 1 आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ गया -1। ठीक है, इसका स्लोप -1 आया। अब इसका स्लोप -1 आया, तो अब मुझे इसका इक्वेशन लिखना है। तो अब इतना पता है कि ये मतलब ये वाला जो पॉइंट 1,4 है, तो 1,4 से इसकी जो डिस्टेंस है वो a/e डिस्टेंस है। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जब लिखोगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से,
कितना लिख सकते हैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा, ये लेंथ कितना है, ए बाई ई लेंथ आया, और कॉस ऑफ थीटा यह y1 प्लस आर साइन थीटा हमने लिखा, तो आर लेंथ तो कितना आ गया, ए बाई ई आया, और साइन थीटा यहां से हमने लिखा। ठीक है, ए का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, ए का वैल्यू 5 आया और हमें क्या दे रखा है, ठीक है तो दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकाले ना, फोकस ए ई लेंथ निकालू मैं, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी ई चाहिए, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितना आएगा, ए ई लेंथ आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 यहाँ से आया, 9 माइनस 4 तो अगेन 25 यहाँ से आया, तो रूट 50 आया, मतलब तो 5 रूट 2 आया। ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट 2 आया, मतलब ई का वैल्यू रूट 2 आया। कहने की बात ये रही, अगर ई का वैल्यू अगर रूट 2 आया तो 1 प्लस ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ रूट 2 आया। ठीक है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, टेन थीटा 1 आया, टेन थीटा 1 आया, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 आया, मतलब मैंने यहाँ लिखा 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ से 4 प्लस ए का वैल्यू 5, ई का वैल्यू रूट 2 लिखा, और कॉस साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो हम उसको सिंप्लीफाई किया, 5 अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 7/2, यहाँ से 2 लिखा हुआ है, तो 8 यहाँ से 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 13/2 आया। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाला पॉइंट हमें मालूम चल गया है ना, मतलब ये पॉइंट आ गया है ना, तो मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, तो ये हमें मालूम चला। दूसरा मुझे क्या करना था कि 5,7 हमें पता है, एक मिनट बच्चे सोचते हैं ना, चलो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो हमने यहाँ तक निकाल दिया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल जाएगा, लिख ही लेते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, यहाँ तक की बात हमें मालूम चल गई कि ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, और मतलब ये वाला पॉइंट अगर निकल के आ जाए, मेरा जो मेन फोकस है इस वाले पॉइंट पर है ना, अगर ये पॉइंट निकल के आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, और ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दें, अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास में इस पे लाई कर रहा है। ठीक, एक कंडीशन ये आ जाएगा, दूसरा कंडीशन में परपेंडिकुलर वाला लगा दूंगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो m1 m2 बराबर -1 लगा देंगे ना। ठीक है, तो हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं आगे, है ना। फाइव कॉमा सेवन, तो स्टूडेंट अपना जो मेन टास्क है क्या है कि ये वाला पॉइंट निकालना है ना, तो एक काम ही करते हैं ना, देखो हमें क्या करते हैं, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें, क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं कि हम इसी पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं ना, आप समझो बात को, कि टेंजेंट की इक्वेशन मुझे लिखना है। मान लो कि ये टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिख पाए, ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम लिख देंगे। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट मेरे पास मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक और काम करता हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इस लाइन का आपको स्लोप पता है, ठीक है, तो और ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा स्लोप, डायग्राम को आप समझना, मैं स्लोप यही लिख रहा हूँ, इसका स्लोप, स्लोप लिखा हमने y2 माइनस 5 तो 9 माइनस 7 तो 2 ऊपर आया, अपॉन में कितना है x2 माइनस x1, तो 6 माइनस का 5 किया, 6 माइनस 5 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप 2 आया, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में इस लाइन का स्लोप इतना आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप की बात कर रहे हैं, है ना, टेंजेंट की स्लोप की बात कर रहे हैं, तो माइनस हाफ आया। अच्छा, इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, मतलब अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं लिखूं, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो y माइनस y1, पॉइंट क्या है 5,7,
7 यहाँ लिखा, स्लोप आ जाएगा माइनस का हाफ x माइनस 5। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिखा 2y माइनस का 14 दैट इज माइनस का x और प्लस का 5। तो भैया ये बना x प्लस का 2y यहाँ से आ गया और प्लस का कितना आ जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो हमारे पास में टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ गया, x प्लस 2y इक्वल टू 19 आ गया। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और लिखते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स में मुझे एक पॉइंट तो पता चल ही गया। तो डायरेक्ट्रिक्स पर अगर एक पॉइंट मालूम है 7/2 कॉमा, और इस लाइन का स्लोप लिखते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना 1 आ रहा है, तो इस लाइन का स्लोप -1 आएगा। तो इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 13/2 बराबर कितना है, स्लोप आ गया -1, x माइनस 7/2। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो 2y माइनस 13 यहाँ से आ जाएगा माइनस का x प्लस का 7/2 है ना। तो यहाँ पर ये 2 बनेगा, 2 यहाँ लिख लेते हैं, और प्लस का 7 आ जाएगा, तो +7 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हाँ सही है बात को, -x यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2x यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस का 2y बराबर कितना आ गया, 20 आया। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब क्या किया, दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से y बराबर कितना आ जाएगा, 2y यहाँ से है तो 9 यहाँ से आया, तो y का वैल्यू 9 आ रहा है, तो y का वैल्यू 9 यहाँ पुट कराएंगे तो x का वैल्यू 1 आया। मतलब इस वाले पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 1 कोमा, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 कोमा 9 आ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसके आगे का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। अब कहीं कोई समस्या नहीं है। पहली बात तो क्या, अल्फा कोमा बीटा कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस टेंजेंट पे लाई कर रहे हैं ना। और टेंजेंट की इक्वेशन हमने क्या निकाला था, ये x प्लस 2y इक्वल टू 19। तो एक कंडीशन तो मेरे पास में क्या मालूम चल गया कि जगह बनाते हैं थोड़ी सी, या फिर यही जगह बनाता हूँ ना, इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं ना। पहली कंडीशन तो हमें देखो क्या मालूम चला, इसकी इक्वेशन आ रही है x प्लस का 2y बराबर 19। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा ना। अल्फा कोमा बीटा इस पर लाई करेंगे तो कंडीशन तो कितना आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 19 आ गया। एक कंडीशन तो ये मालूम चली। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि भाई इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 1,9 आया, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो m1 m2 -1 लगाएंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा में एक और कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। मतलब इस लाइन का स्लोप, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप चलो मैं डायरेक्ट लिख भी देता हूँ अभी ना। तो एक तो हम कितना लिखेंगे, बीटा -9 हमने लिखा, अपॉन में कितना लिखेंगे, अल्फा -6 लिखेंगे। इस लाइन का स्लोप ये आया, इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 9 माइनस, ये पॉइंट आ रहा है 9 - 7, तो 2 आ गया। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप हम लिख रहे हैं तो 6 - 5, सॉरी गलत कर दिया मैंने ना, ये पॉइंट अलग है ना। ये 9 - 9 जब करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ रहा है। इसका स्लोप कितना आया, 0 आया। 9 - 9 किया तो आई थिंक 0.0, चलो ठीक है अभी समझ लेते हैं ना। हाँ सॉल्व भी कर देता हूँ पूरा ना, 6 - 1 कराएंगे तो 5 आ रहा है, ऐसे कुछ आया। अब देखो रिजल्ट में कितना आया, 0 बराबर 0 आ गया। y2 - y1 अपन x2 - x1। ठीक है, तो 0 बराबर 0 आया, तो यहां से मैं क्या एक रिजल्ट क्या बोल सकता हूं, बीटा बराबर 9, और बीटा बराबर 9 यहां पुट करेंगे तो 18 यहां से बनेगा और 1 यहां से आ जाएगा। इसको अब ऐसे समझो, ये दोनों लाइन कैसे हो गई, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो सेम ही आया है ना, बाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम सेम आ रहा है, तो मतलब वो ऐसे आ गया लाइन। अगर ये सेम सेम आया तो इसका मतलब इसका डायग्राम अगर बना है तो ये लाइन और ये लाइन ऐसे कुछ आ रहा है, 9 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 9 यहाँ लिखा हुआ है। तो y बराबर 9 की लाइन गई, तो y बराबर 9 की लाइन पर अगर हम बात करें तो y बराबर 9 की लाइन, y इक्वल टू 9 से जो लाइन है ना, इस पर अगर हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो कोई पॉइंट अगर आप लोगे, ये पॉइंट आया है ना,
ठीक है, तो यहाँ से अपना पास में एक रिलेशन आ जाएगा, बीटा माइनस 9 अपॉन अल्फा माइनस 6 बराबर में, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का स्लोप अगर जीरो आ रहा है, अच्छा आप ऐसे समझो इस बात को, अगर इस लाइन का स्लोप जीरो आ रहा है तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी का कोई शब्द नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब तो मैं समझाता हूँ अब यहाँ से कि इसका वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी आया। इस लाइन का स्लोप अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो मतलब नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, नॉट डिफाइंड अगर आया, एक सेकेंड रुक जाओ, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे बच्चों? क्या आंसर दिया है थर्ड का आंसर? पहले तो आंसर चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। थर्ड का आंसर सी है, तो सी है तो जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा ही आएगा। क्या सी है ना, सही है एकदम ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो आप ऐसे समझो इस बात को, इस लाइन का स्लोप जीरो हो गया, ठीक बात है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इन्फिनिटी आया। इस लाइन का स्लोप अगर इन्फिनिटी आया तो मैंने बराबर इन्फिनिटी कर दिया। अच्छा इन्फिनिटी क्या है ना, एक्चुअली कोई टर्म नहीं होता है ना, इन्फिनिटी अपन कुछ ऐसे नहीं है, इन्फिनिटी का एक रिजल्ट निकाल सकते हो, मतलब इसका अगर स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अल्फा का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर अल्फा का वैल्यू 6 आया तभी इसका स्लोप कैसा आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन है ना, मतलब एक लाइन कैसा आ गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कुछ ऐसे आ रहा है ना। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू अगर 6 आया, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा का वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ 13 बना, बीटा का वैल्यू कितना है 13/2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत देर में जाके सॉल्व हुआ है ना, बहुत मेहनत लगी इस सवाल को लेकर के। आई होप आपको इस प्रॉब्लम को आप एक दो बार ढंग से देखो, फिर से इसको ट्राई करो ना, स्टेप बाय स्टेप फिर से जाइए, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम तो मजेदार अगला है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना तो सलूट है आप लोगों को यार, अगर आपने इसे अपने आप से अगर सॉल्व किया हो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब थम्स अप यार, मस्त है ना। अब शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को, समझो बात को, बड़े ध्यान से समझना, बहुत तसल्ली से समझाने की कोशिश करेंगे अपने। क्या दे रखा है, पहले तो सवाल पढ़ते हैं, क्यू क्यू डैश विद अ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस। जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आते हैं ना तो एकदम से आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अरे यार फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखे, किसी टेंजेंट वगैरह डालते हैं तो भैया ये जो पॉइंट है कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पर। अभी इसी वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर शायद इससे पहले थर्ड क्वेश्चन में भी यही बात मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा एकदम माइंड ऐसे माइंड में आ जाना चाहिए बात। ठीक है, तो क्यू एंड क्यू डैश विद फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस एस इनटू एस डैश टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑन द एलिप्स विद एसेंट्रिसिटी हाफ, उसका एसेंट्रिसिटी हाफ दे रखा है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ। अब देखो क्या है कि अपना स्टैंडर्ड डायग्राम वहां से बना के चलते हैं ना, तो डायग्राम बनाते हैं और ऐसे डायग्राम बनाया। मान लो कि मैंने एक टेंजेंट लिया, ये एक टेंजेंट है, यहाँ एक फोकस लेते हैं एस डैश, यहाँ एक फोकस लेते हैं एस, एस से हमने एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, ये क्यू है ना, सिंबल्स बड़े सिमेट्रिक दे रखे हैं, ये कितना है, क्यू डैश है। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई। और इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है, √2 गिवन है ना। आगे का पॉइंट मान लें, और ये पॉइंट क्या हमारे पास है, पॉइंट पी है। ठीक है, एक बात तो हमें ये समझ में आई, दूसरी बात और समझते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा, अब आगे उसने बोला है कि एस क्यू जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ एस डैश क्यू डैश लेंथ है। ठीक है, एस क्यू लेंथ इस लेंथ का डबल आ रहा है। ठीक, मान लो कि अगर ये लेंथ आपने एस क्यू लेंथ, ये लेंथ अगर थोड़ी देर के लिए आपने P1 मान ली और ये लेंथ अगर P2 है, तो भाई P2 बराबर कितना आ रहा है, एस क्यू बराबर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस डैश क्यू डैश, तो 2 टाइम्स ऑफ P1 आया। एक, चलो हमें ये जानकारी दे रखी है। ठीक है, अच्छा ये भी जैसे आपको यहाँ से अगर फोकस से किसी टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं ना बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंस है दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब बहुत सारी बातें आपके माइंड में तो फटाफट बच जानी चाहिए ना। एक बात चलो मुझे ये भी समझ में आया है ना। अब क्या है, P2 P1 चलो बाद में समझेंगे सब। तो आगे हमारे पास क्या दे रखा है, एस डैश पी, एस डैश पी मतलब ये वाली जो लेंथ है दैट इज 4 दे रखी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, चित्र को ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, यहां भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बात को समझो, हमसे पूछा क्या गया है ना, आगे उसने और कुछ बोला है ना, बहुत कुछ बोल रहा है ना।
एस पी एंड एस डैश क्यू डैश, एस पी ये है, एस डैश क्यू डैश ये है। अच्छा, इसको भी आगे बढ़ा रहा है ना, मान नहीं रहा अभी तक, माना नहीं ये बात को ना, अभी भी इसको आगे यहाँ बढ़ाया, इसको इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट द पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। देन आपसे क्या पूछा? एस पी लेंथ, ये लेंथ पूछा हुआ है। तो ये लेंथ कितना दे रखा है? 4 गिवन है, ये लेंथ 4 है, डायग्राम में हमने लिख लिया है ना, एस डैश पी लेंथ। ओके, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर दे दिया, एस पी लेंथ, तो हमसे ये वाला लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, नहीं मालूम, थोड़ा देर के लिए मान लेंगे, कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ये लेंथ एक्स है। ठीक है, ये लेंथ एक्स मान लिया। आपसे क्या पूछा है? एस क्यू लेंथ, एस क्यू लेंथ मतलब पी टू लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, पी टू निकालना है हमने, एक्स निकालना है, एक तो पी टू निकालना है, ये बात हमें मालूम चली, साथ में एस आर लेंथ, ये एस आर लेंथ, चलो इसको ध्यान रखते हैं, और साथ में क्यू क्यू डैश लेंथ निकालना है। ठीक है, कुछ बातें ऐसे फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना आप इस बात को बहुत ही अच्छे से ना। देखो पहले तो आप एक बात समझो, इसको ऐसे समझिए, एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट की लाइन लगी हुई है ना, कंसेप्ट की क्या क्या लाइन लगी हुई है। एक कंसेप्ट तो हमने ये सीख लिया था, जैसे फोकस से अगर फोटो परपेंडिकुलर डालते हैं किसी टेंजेंट पे, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पर। ठीक, ये हमने सीख लिया था। एक और हमने क्या सीखना है कि क्या बोल रहे हैं अपने यहाँ पर, क्या था, क्या बात कर रहे थे, भूल गए बात को। हाँ, जो कहना चाह रहे हैं ना, इस वाली, इसको देखो, मतलब अगर मान लो कि अगर मैं इस वाले फोकस पे और इस वाले फोकस पे अगर एक लाइट सोर्स पुट करता हूँ, मान लो कि अपने एक लाइट यहाँ से गई और इस वाले फोकस से निकल रही है। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको पता है, अगर मान लो किसी भी फोकस पे अगर लाइट सोर्स पुट करे तो वो सरफेस से टकरा करके अदर फोकस से पास करती है, ये प्रॉपर्टी सबको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ से अगर मान लो एक लाइट सोर्स की तरह सोचें, तो ये रे यहाँ से निकली, यहाँ से पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये जो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल क्या होगा कि यहाँ से इतने जितना एंगल बनाया इतना एंगल ये बनाएगी, भाई रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है तो अल्फा अल्फा होगा। ये एंगल पूरा 90 है, तो ये एंगल अगर पूरा 90 है तो ये एंगल अल्फा है, तो भाई ये एंगल और ये एंगल बी कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा मतलब बराबर बराबर आ गए, डबल एरो बना देता हूँ। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अब देखो, आप अगर आप इस वाले ट्राइंगल को अगर देखें, मतलब अगर मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर, मतलब ये डबल एंगल, ये 90 और ये एंगल, ये डबल एंगल, ये 90 और ये एंगल, दो एंगल सेम सेम आ गए, दो एंगल सेम सेम आ गए, तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये होगा कि इस 90 के इस एंगल के सामने वाली साइड लेंथ कितना आ रहा है? P2 आया। ठीक है, इस एंगल के सामने वाला साइड लेंथ P2। अच्छा, इस एंगल के सामने वाला साइड लेंथ कितना आ रहा है? P1 आ रहा है, ये आया। 90 के सामने वाला साइड लेंथ लिखता हूं मैं, 90 के सामने वाला, यहां से लिखते हैं ना, इस ट्राइंगल को फर्स्ट लिखते हैं। 90 के सामने वाला साइड लेंथ कितना? x है। ठीक है, यहाँ पे 90 के सामने वाला साइड लेंथ कितना? 4 है। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, ये एंगल जो बच गया है ना, ये एंगल, ये जो बच गया है, इसको भी लिख ही लेते हैं। अब इसके सामने वाला साइड लेंथ कितना आ रहा है? मान लेते हैं कि ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं। इस एंगल से लिखना है पहले ना। हाँ, इसके सामने वाला साइड लेंथ ये a आ गया, और ये साइड लेंथ हमारे पास में कितना आ रहा है? b आ रहा है। ऐसे कुछ आया, ये रिजल्ट आ गया। भाई अगर मान लो दोनों ट्राइंगल सिमिलर्स होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। ठीक है, और P2 अपॉन P1 बराबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका वैल्यू तो 2 आया, तो 2 आया, तो यहां से तो मुझे क्या मालूम चल गया कि भाई x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो भाई हमें यहां से एक बात मालूम चली, x का वैल्यू 8 आया। अच्छा, और प्रॉपर्टीज है ना, एक प्रॉपर्टी हमने ये समझा, काफी सारी प्रॉपर्टी। अब आपको देखो ये भी पता चल गया कि पॉइंट P का अगर इस वाले फोकस से और दूसरे वाले फोकस से डिस्टेंस का सम निकालेंगे तो 2a आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया, तो 8 प्लस 4 तो कितना आ गया? 12 यहां से आ गया, बराबर कितना आ रहा है? 2a। तो भाई a का वैल्यू कितना आया? 6 आ गया। कुछ कुछ जो मिलता गया हमें वो निकालते गए ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना। कुछ कुछ जानकारियां यही रही ना। अब देखो हमारे पास में क्या क्या आ गया, ये लेंथ हमारे पास में 8 आ गया। ठीक है, तो कहीं पूछना चाह रहा है एसपी लेंथ ना, एसपी लेंथ इज इक्वल टू 2, गलत है ना, पहला वाला तो गलत हो गया। एस क्यू, एस क्यू लेंथ, मुझे ये लेंथ निकालनी है ना। ठीक है, तो ये लेंथ अगर हमें निकालनी है तो एक काम करते हैं,
इसको ऐसे समझते हैं ना, P1 P2 लेंथ, P1 P2 हमारा कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आएगा ना, ये बात हमें मालूम है। तो अब यहां से समझो आप P1 A हमारे पास इतना आ गया, एसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। तो P1 P2 कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक रिलेशन दे रखा है, तो P1 इंटू P2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर आया। इन केस ऑफ इलिप्स है तो ये कितना आ जाएगा, e स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर। ठीक है, a का वैल्यू 6 आ रहा है तो मतलब 36 तो यहाँ से आया, और एसेंट्रिसिटी 1/2 दे रखा है तो 1 माइनस 1/4, मतलब ये आ जाएगा 1/4। चलो लिख लेते हैं 36, और ये आ जाएगा 3/4 आया, 4 से एक आंसर हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, सही बात है ना। और यहाँ से कितना आया, 27 आया। ठीक है, तो P1 P2 बराबर b स्क्वायर आया। अच्छा, P2 बराबर कितना है, 2 टाइम्स ऑफ P1 है, तो P2 का वैल्यू मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ P1, और एक P1 यहाँ लिखा हुआ है, बराबर कितना है, 27 आया। तो मतलब P1 का जो स्क्वायर है वो 27 अपॉन में 2 आ रहा है, और P1 कितना आ जाएगा, तो यहां से P1 निकल के आएगा 9 का स्क्वायर रूट, तो 3 आ जाएगा, √3 यहां से आगे अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो P1 लेंथ ये आया हमारे पास, और हमसे क्या पूछा हुआ है, P2 लेंथ पूछा हुआ है, तो P2 लेंथ कितना आ जाएगा, यही इसके नीचे लिखते हैं। तो P2 बराबर कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ P1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ P1 का वैल्यू 3√3 अपॉन में √2 हमने यहां से लिखा, √2 से √2 कटेगा, मतलब 3√6 आ गया। मतलब काम की बात क्या रही कि ये जो लेंथ आया P2 ये आ रहा है 3√6। ठीक है, और ये लेंथ जो आया ये कितना आया, 3√6 का आधा, ऐसे बोल दो। ठीक है ना बात को बहुत ध्यान से समझना है। अब काम की बात क्या है कि हमारे यहां तक की लेंथ मालूम चल गई, तो उसने पूछा हुआ है आपसे SQ लेंथ। हाँ, ये SQ लेंथ कितना आया, P2 मतलब 3√6, मतलब ये सही आ रहा है, वाह यार ये सही आया ये कितना है, 3√6 का आधा आ रहा है। अब आपसे पूछा SR लेंथ, अच्छा SR तो मतलब ये पूरी लेंथ निकालनी है। ठीक है ना अगर SR हमारे पास में ये लेंथ निकालना है, और Q डैश लेंथ ना अच्छा, अब देखो एक पॉइंट समझो, पॉइंट ये है कि देखो ये एंगल 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखो, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, कलर में कौन सा कलर ले, व्हाइट कलर ले रहा हूं मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से फोकस करो अच्छा देखो, मैं कुछ एरो बनाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, ये एंगल डबल डबल आर्क है ना, ऐसे ना, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, इस लाइन और इस लाइन की डबल आर्क यहाँ आ रहा है, यहाँ भी ये डबल आर्क आया, यहाँ ऑलरेडी डबल आर्क है ही। ठीक है, ये लाइन इसमें परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करते जा रहा है, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, मान लो अगर एक ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन यहाँ पे ऐसे बराबर एंगल में काटे और सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होना है। ठीक ठीक, मतलब ये क्या है, ट्रायंगल एंगल साइड एंगल के जरिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो भैया जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी ना, ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 होगी, ये लेंथ 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 4 आ जाएगा। मतलब सर जी क्या हुआ, SR तो हमारे पास 12 भी आएगा। सही बात है ना, तो हमने SQ निकाल दिया, ये निकाल दिए। अब हमें बात करनी है Q डैश के बारे में बात करनी है। Q डैश लेंथ, मतलब मुझे ये लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ, तो भैया मैं ए लेंथ निकाल सकता हूं क्या, क्यों बच्चों, सोच के बताओ भैया, 90 डिग्री है, ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा सकते हो ना आप लोग। पाइथागोरस से क्या होगा कि मैं ये लेंथ लिखूंगा तो √8 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस साइड का स्क्वायर। ओ सर जी, ये आ गया पाइथागोरस से। ठीक है, ये भी पाइथागोरस लगाएंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, दोनों लेंथों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आया कि नहीं आया आपको, मतलब अल्टीमेट मजेदार प्रॉब्लम, बहुत तसल्ली से समझना पड़ेगा आपको ये, मतलब 5-10 मिनट का टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब सीखना जरूरी है। अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो फिर मजा मजा नहीं आएगा ना, मतलब जो बातें सीखना चाह रहे हो वो सीख नहीं पाओगे आप। चलो ठीक है, बहुत फोकस किया मैंने इस बात पर। नाउ अब आगे मैं
प्रॉब्लम देखता हूँ ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं फटाफट से ना। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में 7th में, ठीक है। इफ ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं सच दैट ए और सी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है और साथ में 2b बराबर ऐसे दे रखा है। वेल लैम्डा इज स्केलर और वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अल्फा बीटा हमारे पास नेचुरल नंबर दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, ये आसान है ना। मतलब अल्फा प्लस बीटा, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, 2b ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहीं से लिखते हैं, 2b यहाँ से लिखा माइनस सी यहाँ से लिखा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो बोथ साइड मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड लिया तो मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ ए यहाँ से आया, ठीक है। तो मॉड ऑफ लैम्डा यहाँ से लिखा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से अगर मैं लिखूंगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4, बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी आ जाएगा। नाउ मॉड ऑफ लैम्डा तो हमने यहाँ लिखा ना, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है हमारे पास, 4 दे रखा है। तो 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर 16 इंटू 4 कराएंगे तो 64 और प्लस 1 किया तो 65, मतलब ये तो रूट 65 बना, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी। अब मुझे बी डॉट सी लिखना है, तो ठीक है बी क्रॉस सी पता है ना, तो मुझे पता है भैया बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर कितना आता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी डॉट सी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और भी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बी डॉट सी का होल स्क्वायर हमने लिखा, बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आया, बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख रहे हैं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू तो सॉरी हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना बी डॉट सी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा बी डॉट सी का होल स्क्वायर आएगा यहां से बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 4 और ये 16 हो गया, सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ बी क्रॉस सी कितना आ जाएगा 2 और 2 का कितना 4 आ जाएगा, तो 12 यहाँ पे होना, ये आ गया मतलब बी क्रॉस सी, सॉरी बी डॉट सी का होल स्क्वायर का वैल्यू 12 आ रहा है। मतलब बी डॉट सी की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2√3 आ गया, ठीक है। तो माइनस का 4 हमने यहाँ लिखा, अच्छा मैंने दो वैल्यू ली, एक बार तो 2√3 वैल्यू लिया, ये आया, तो मॉड ऑफ लैम्डा इतना आ जाएगा, तो लैम्डा पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो 65 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 8√3 आ गया। अच्छा देखो आंसर्स में क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा करके दिया हुआ, अल्फा बीटा दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब मैं ये माइनस वाली वैल्यू ले नहीं सकता, तो माइनस लूंगा तो फिर बीटा नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, मतलब बी डॉट सी का मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो यहाँ से अल्फा कितना आया 65 और बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। अल्फा प्लस अगर मैं बीटा कैलकुलेट करूं तो 65 में हमने 8 जोड़ना है, तो दैट इज 73, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, सब कुछ सही है ना, ठीक है। 73 आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। हाँ ठीक है 73 सही है ना। क्लियर स्टूडेंट्स है ना, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आएगी। नाउ अब आगे की प्रॉब्लम लेते हैं, ये हमने 7 समझ लिया, नाउ 8th प्रॉब्लम। अच्छा देखो 8th प्रॉब्लम बड़ा आसान सा है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, इसे आप सॉल्व करना। टाउ भी